Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते बेटा, तो पहला टॉपिक जो इसका है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है क्या और करंट कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, ये क्वेश्चंस दिमाग में सबसे पहले आते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट एम्पियर। डेफिनेशन यहां हमने लिखा हुआ है, यूनिट आपको अलग से लिखना है, डेफिनेशन के साथ लिखिएगा। इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब 1 एम्पियर है क्या, तो उसको डिस्कस करने के लिए पहले फार्मूला लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट के दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। एक एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो उस टाइम इंटरवल का एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर हमको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है तो बेसिकली ये एवरेज करंट ही है, लेकिन जो इंटरवल होना चाहिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सो जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे सो इट विल बिकम डिफरेंशिएशन। सो इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी क्यू बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? तो एक कंडक्टर हम ले लें, कोई कंडक्टिंग वायर है, इसको हमने टेबल पे रख दिया भाई, तो कोई करंट नहीं फ्लो करता है। आप एक वायर ले लीजिए, उसको टेबल पे कहीं रख दीजिए, कहीं पे भी रखा हुआ, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है। क्यों नहीं फ्लो करता बेटा? एक्चुअली ये कंडक्टर है क्या, तो इसमें ढेर सारे एटम्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। सो यानी यहाँ पे आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज, और उन्होंने क्या किया बेटा, बेसिकली ये एटम थे और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, यानी वो रैंडम मोशन में है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है तो भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम आ जाएं तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, यानी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ सेक्शन क्या हो गया? जीरो। तो जब वायर ऐसे रखा हुआ तो इसमें नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, और नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया भाई? जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, यानी किसी कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो या तो अगर हम कंडक्टर वर्ड करें तो उसमें आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा बेटा, तो दो ही रीजन हो सकता है, या तो उसमें फ्री चार्जेस नहीं है, और या तो फ्री चार्जेस है लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। अगर फ्री चार्जेस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन अगर उसमें फ्री चार्जेस लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे, यानी सेल से नहीं करंट कनेक्ट कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे, यानी नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली यहां पे आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, और उसके लिए फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे। यानी हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाके इलेक्ट्रिक करंट को समझना चाहते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बेटा? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they move in the opposite direction of electric field when a potential difference is applied across a conductor। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ देते फिर इसको समझाते बेटा। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, उसके आगे डेरिवेशन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम करंट डेंसिटी। तो पहले इस डेफिनेशन को नोट करिए, फिर हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को नोट करिएगा, बीच में डेरिवेशन है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन, ये जो पीडी लिखा है बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर हम ले लें, दिस इज अ कंडक्टर। अभी हमने बताया तुम लोगों को, दिखाया बेटा कि अगर कोई कंडक्टर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे, यानी सेल से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी सेक्शन पे होगा वो जीरो होगा और करंट जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि वो रैंडम मोशन में है एक दूसरे से। रैंडम मोशन में क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो मूव करते रहते हैं, और ड्यूरिंग मोशन वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो हर कोलिजन में उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी रैंडम मोशन में रहते हैं। तो रैंडम मोशन में नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। सो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। अब इसमें हम ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दे, तो जब हम किसी सेल से कनेक्ट करेंगे, ये हमने एक सेल लगा दिया भाई, तो सेल का बेटा ये जो हमने दिखाया ये एक सेल है, जिसका ये बड़ा वाला जो प्लेट, बड़ा वाला लाइन ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रहा है, और छोटा वाला जो लाइन दिखाया ये नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव प्लेट दिखा रहा है। तो ये लो वोल्टेज पे होगा, ये नेगेटिव प्लेट जो है बेटा ये लो वोल्टेज पे होगा, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो हाई वोल्टेज पे होगा। तो यानी कंडक्टर का ये एंड जो है वो हाई वोल्टेज पे हो गया, और ये एंड लो वोल्टेज पे हो गया क्योंकि नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। अब होगा क्या? किसी रीजन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा भाई? फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था, और वहां पे क्या पढ़ा था बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है।
करेक्ट स्टेटमेंट क्या बेटा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, जब चार्जेस रेस्ट में है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा। लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो कैसे हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज दिया, यहाँ पे लो वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगा फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई मान रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन चार्जेस, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन तो कर रहे होंगे, वो रैंडमनेस होगा उनके मोशन में, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब सारे इलेक्ट्रॉन का हम एवरेज वेलोसिटी निकाल ले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे बेटा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा कंडक्टर के अंदर, जिसके वजह से फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करें, तो सपोज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, हम स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं कंडक्टर के अंदर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर रहा है भाई, v सबस्क्रिप्ट d से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, n, vn अपॉन n, दिस विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब v इज इक्वल टू क्या होगा, तो v इज इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस at। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए u1 प्लस at1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस at2 प्लस डॉट 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 nth इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस atn अपॉन n, ये हो गया। अब u1 प्लस u2 प्लस u3 इसको दो पार्ट में अलग अलग कर ले, लेकिन उसको करने की पहले बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट हमको समझना है, अलग अलग पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 लिया, सेकेंड पार्टिकल का u2 लिया, थर्ड पार्टिकल का u3 लिया, nth पार्टिकल का un लिया। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वो डिफरेंट है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में है। T1, T2, T3 ये क्या है भाई, हो क्या रहा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। टाइम T1 क्या है, नेक्स्ट कोलिजन तक कितने देर तक वो चलता रहा,
तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम t1 है। ऐसे लिए सेकेंड पार्टिकल के लिए वो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो उसको t2 नाम दिया। ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए t3 नाम दिया। सबका ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन अलग अलग होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट, टाइम t1 t2 t3 जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है जिसके लिए वो ट्रेवल कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा। फिर हमने एक्सेलरेशन क्यों सेम ले लिया भाई? एक्सेलरेशन आप देखिए सारे इलेक्ट्रॉन का हमने सेम लिया है। क्यों सेम लिया है? न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें, F इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे बेटा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, सो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये हुआ। सब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, सब इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, और सब पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसलिए सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम लिया है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया भाई। अब यही एक्सेलरेशन वहां पे हम पुट करेंगे, लेकिन इसको नोट कर लेना बेटा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख ले अबव एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन क्या है भाई? v drift velocity is equal to u1 plus u2 plus dot 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 un upon n प्लस यहां पे दिखा देते दिस टर्म प्लस वो टर्म हम यहां पे दिखा रहे बेटा। ए कॉमन हो गया, सब में ए कॉमन हो गया। अब क्या आ गया? T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, ये आ गया। ये दोनों स्टेप हम ऊपर वाले हटा दे रहे बेटा। अब देखो भाई, ये जो टर्म होगा बेटा ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या था? जीरो था, क्योंकि रैंडम मोशन में थे। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, इसलिए ये पार्ट जीरो हो गया। सो वी डी इज इक्वल टू जीरो प्लस, अब इसको लिखें तो ए को क्या लिखेंगे? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू ये जो टर्म लिखा अपॉन एन, इसमें भी अपॉन एन होगा। तो जो T1 T2 T3 है अलग अलग, ये है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, डॉट 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 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन n। रिलैक्सेशन टाइम कैसे हम डिफाइन करते बेटा? टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम है कहते हैं, और उतने ही टाइम तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा।
अगले मोमेंट पे कोलिजन के बाद फिर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेट होगा। तो T1, T2, T3 क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब सारे टाइम इंटरवल में अगर हम n से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ एवरेज, टाउ एवरेज TAU। ये जो टर्म लिखा बेटा, ये जो लेटर लिखा, ये क्या है? टाउ, TAU। सो टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो अब हम देखें तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया भाई? VD इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन M into tau average relaxation time. This is formula for drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर फार्मूला आपको डिराइव करने के लिए आता है तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना होगा। अच्छा, अगर हमको ड्रिफ्ट स्पीड निकालना तो स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन हटा दे देंगे, तो ड्रिफ्ट स्पीड VD, एरो हटा दिया, ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा? स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M into tau average. So this is drift speed. तो यहां जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन लिखा है बेटा, उसके नीचे ये डेरिवेशन करना था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं करंट डेंसिटी, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इन तीन टॉपिक पे। जो तीन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या भाई? इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, करंट क्या दिखाता है? कि पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक स्केल का फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम आपसे ये कहें कोई नदी है, कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द रिवर, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा, यानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। दिस इज अप स्ट्रीम एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम। अब हम आपसे अगर ये पूछें कि यहां पे लिक्विड का एक छोटा सा पैकेट ले लिया, लिक्विड का एक छोटा सा पैकेट ले लिया, यानी यहां पे हम कह सकते हैं एक लिक्विड ड्रॉप है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ओवरऑल सारा का सारा वाटर ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। लेकिन अलग अलग जगह पे हम अगर वाटर को देखेंगे बेटा, और ये आपसे पूछें कि ये वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रहा होगा। एक वाटर पैकेट यहां ले लिया, एक वाटर पैकेट हमने यहां ले लिया, एक वाटर पैकेट हमने यहां ले लिया, एक वाटर पैकेट हमने यहां ले लिया। क्या लगता है ये सारे के सारे डाउन स्ट्रीम में जा रहे होंगे इस सर्टेन इंस्टेंट पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ये वाला वाटर पैकेट इधर जा रहा हो, ये वाला वाटर पैकेट इधर जा रहा हो, ये वाला वाटर पैकेट इधर जा रहा हो, ये वाला वाटर पैकेट एकदम अपोजिट इधर जा रहा हो। और इसीलिए आप वाटर फ्लो में देखेंगे वोर्टेक्स फॉर्म होता है। वोर्टेक्स का मतलब वाटर घूमते हुए दिखता है, वाटर आपको घूमते हुए,
जिसको हिंदी में भंवर कहते हैं, गोल गोल घूम रहा है, या नदी में आप कोई कागज डाल दीजिए तो वो कागज हमेशा नदी के डायरेक्शन में जा रहा हो, वो ऐसा नहीं बेटा। जब किनारे की तरफ वो होता है तो आप देखोगे नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा हो सकता है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो उसी तरीके से जैसे ये चीज यहां हो रहा है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिस्कस किया बेटा, तो वहां पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या। यह हम इस तरीके से ले ले, एक कंडक्टर और इस पे हम एक सेल से कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा भाई? इस डायरेक्शन में। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमने यहां ले लिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, ऐसे कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, vd, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और करंट किधर फ्लो करेगा बेटा? जिधर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का ये डायरेक्शन है। तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा, ये करेक्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहें कि इस वायर के अंदर हम एक स्मॉल एरिया ले लें, एक बहुत ही स्मॉल एरिया ले लें। ये जो करंट दिखाए वो क्या दिखा रहा है बेटा? कि ऐसे हम क्रॉस सेक्शन ले लें, ऐसे। तो इस क्रॉस सेक्शन में टोटल जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर उसी में हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करें, ये वाला रीजन कंसीडर करें, तो जरूरी नहीं यहां पे भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो सकता है यहां पे करंट इधर फ्लो कर रहा हो। यहां पे हम एक स्मॉल एरिया ले लें, हो सकता है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो। यहां पे एक एरिया ले लें, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो। तो रीजन क्या उसका कि अलग अलग जगह पे स्मॉल एरिया से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में निकल रहा है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। लेकिन सारे का जो एवरेज होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। यानी इसी को थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाएं बेटा, इस वायर का क्रॉस सेक्शन, ये वायर का क्रॉस सेक्शन हम यहां पे दिखा रहे हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नो डाउट, ये हमको पता, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन पे हम स्मॉल रीजन्स कंसीडर करें, और इन स्मॉल रीजन्स में हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक करंट यहां से भी कुछ न कुछ, भाई टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई है तो कुछ करंट यहां से निकल होगा, कुछ करंट यहां से, कुछ करंट यहां से, ऐसे निकल रहा होगा। तो इन स्मॉल रीजन से इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा ये हमको बताना है। तो जैसा हम जानते हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमने दिखाया बेटा, इनका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हो सकता है ऐसे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी इनका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट इधर होगा, इसका हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट इधर हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो। इन सब का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे
तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट इधर मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो ये हम करंट दिखा रहे बेटा एक स्मॉल रीजन का, वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। डिफिनेशन देखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ यूनिट एरिया एट अ पॉइंट। यानी ये एक पॉइंट ले ले और यहां पे हमको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस लेंगे, कितने का, यूनिट एरिया का, और वो जो करंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट का वहां पे डायरेक्शन है। तो अलग अलग पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा बेटा पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। जैसा कि फार्मूले से क्लियर है, करंट डेंसिटी क्या होगा, सपोज कर लो ये हमने स्मॉल रीजन, जो चीज वहां दिखा है वो यहाँ पे दिखा है, एक स्मॉल रीजन ले लिया, एरिया डीए का ये इधर है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है डी आई, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। लेकिन वो जो एरिया सरफेस होना चाहिए बेटा, वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस अगर इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर है तो उस सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होगा। तो हम एरिया कौन सा लेंगे, ये पूरा नहीं लेंगे, इस एरिया का इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेंगे डी ए कॉस थीटा। जो सो करंट डेंसिटी क्या हो गया, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, दिस इज करंट डेंसिटी। यहां से देखें तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप लोग जो स्कूल में पढ़ते होंगे और जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं बेटा, जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करते हैं, उनको करंट डेंसिटी कैसे पढ़ाया जाता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। उनको ज्यादा डिटेल में कुछ बताया ही नहीं जाता। तो इस केस में ये फार्मूला कब लगेगा, जब सरफेस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन में है। अगर ऐसा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। सो करंट डेंसिटी क्या हो गया, डी आई अपॉन डी ए। ये हमने स्मॉल रीजन लिया, यहाँ पे लार्ज रीजन के लिए लिखा गया, तो टोटल वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है और वायर का क्रॉस सेक्शन ए है, तो करंट डेंसिटी हो गया आई अपॉन ए। लेकिन वायर के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमको करंट डेंसिटी निकालना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उस पॉइंट पे करंट सपोज कर लो डी आई फ्लो कर रहा है, और जो हमने सरफेस लिया है एरिया डी ए का, जो थीटा एंगल बना रहा है डी आई के साथ, तो करंट डेंसिटी क्या होगा बेटा, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इसी डी आई के डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया करंट डेंसिटी का बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा आ रहा यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये इसी करंट डेंसिटी का इंटीग्रल फॉर्म है। क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे भी
फ्रेम हो सकता है। तो ये तो हो गया भाई जो थियरी आज हम लोग डिस्कस किए। अब 3 टॉपिक हमने डिस्कस किया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा इरेज कर ले बेटा, फिर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, चार्ज फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, चार्ज फ्लोइंग through a conductor in time t is given by q is equal to t q। चार्ज t टाइम में किसी वायर के थ्रू जो फ्लो कर रहा बेटा, उसको क्या हमने दिया, q इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t, वेयर टाइम इज इन सेकेंड and charge is in coulomb. Find out, first question, average current of time interval 0 to 3 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है बेटा, एवरेज करंट हमको निकालना टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड का। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, current at t is equal to 0 second. Then third question, current at t is equal to 3 second। ये 3 पार्ट बेटा इस क्वेश्चन का। तो कैसे किया जाए, सॉल्व करते हैं। तो एवरेज करंट का डिफिनेशन, अभी फार्मूला हम देखें तो ये रहा बेटा, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो आई एवरेज फर्स्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। मतलब क्या हो बेटा, टाइम T1 में सपोज कर लो Q1 चार्ज फ्लो किया और टाइम T2 में Q2 चार्ज फ्लो किया, तो टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q2 माइनस Q1। सो इज इक्वल टू, अब T2 माइनस T1 वो हमको इंटरवल क्या, 0 to 3, तो 3 माइनस 0। Q2 क्या होगा भाई, 3 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो किया, तो 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, यहाँ पे 3 रख दें t के जगह, तो 3 का क्यूब यानी 27 ये हो गया बेटा, और 6 ये हो गया, 27 और 6 33, माइनस 0 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया। So average current is 11 एम्पियर। एवरेज करंट बेटा कितना हो गया, 11 एम्पियर। दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा, करंट एट 0 सेकेंड। तीसरा पार्ट पूछा करंट एट 3 सेकेंड। तो करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना, यानी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना, यानी आई। तो I इज इक्वल टू क्या है, dq बाई dt। सो dq बाई dt, q का वैल्यू हम पुट कर दे भाई, q क्या दिया हुआ, t क्यूब प्लस 2t। तो d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस 2t। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2।
सो दिस इज करंट एट टाइम टी, टाइम टी पे करंट ये हो गया। तो अब करंट आई एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा, टी को 0 पुट कर दे, 2 एम्पियर। अच्छा, टी इक्वल टू फिर क्या पूछा, 3 सेकेंड पे करंट, तो करंट आई एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इज इक्वल टू यहां पे 3 पुट कर दे, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 29, सो 29 एम्पियर। सो दिस इज करंट एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे 29 एम्पियर, 0 सेकेंड पे 2 एम्पियर, और 0 सेकेंड से 3 सेकेंड का जो एवरेज करंट है बेटा वो कितना हो गया, 11 एम्पियर। तो एवरेज करंट ऐसा मत सोचना बेटा I1 प्लस I2 अपॉन 2 कर दिया, ये देखो I1 प्लस I2 अपॉन 2 करोगे वो आंसर नहीं आएगा। एवरेज करंट अलग चीज है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, charge flowing through a wire in time t is given by q is equal to q naught sin omega t, where q naught and omega are constant। q naught और omega क्या बेटा, कांस्टेंट है। फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, average current of time interval t is equal to 0 to t is equal to pi by 2 omega। Then second question, draw करंट टाइम ग्राफ। तो ये दो पार्ट हमने दिया बेटा, एक तो एवरेज करंट निकालना है टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा का, और दूसरा हमको क्या करना है, करंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। तो करंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस करंट। सो एवरेज करंट कैसे निकाला जाए, अभी हमने क्वेश्चंस करा था, एकदम वही क्वेश्चन बेटा, बस यहां पे फंक्शन चेंज कर गया। तो आई एवरेज इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 बेटा पाई बाई 2 ओमेगा माइनस 0, कितना भाई 0। अब टाइम T2 पे चार्ज कितना फ्लो किया, टाइम T2 में कितना चार्ज फ्लो किया, यहां पे T2 का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q नॉट साइन, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा टी, अगर इसको हम लिख दें पाई अपॉन 2 ओमेगा टी की जगह पे लिख देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2। देन माइनस 0 टाइम पे टी की जगह 0 रख देंगे, ये 0 हो गया। सो इट इज 2
ओमेगा क्यू नॉट, ये 2 ओमेगा ऊपर चला गया और क्यू नॉट अपॉन पाई, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है भाई, 1 होता है. सो दिस विल बी एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2 ओमेगा. दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसका करंट टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना है. तो करंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए भाई, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, यानी चार्ज का डिफरेंशिएशन करना, क्यू का डिफरेंशिएशन करना है. तो इज इक्वल टू क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया भाई, इसी को डिफरेंशिएट करना ना, तो क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो साइन के अंदर वही कॉस के अंदर आ गया, और फिर टी के साथ जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा. ये कह सकते हैं ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा है. दिस इज इलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग एट टाइम टी. तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बेटा, तो ये कॉस ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट और टी एक्सिस पे टाइम. ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस ग्राफ ऑलरेडी आप लोग जानते हैं. सो इट विल बी लाइक दिस. इस टाइप का ग्राफ होगा. मैक्सिमम करंट टी इक्वल टू 0 पे फ्लो कर रहा होगा, क्यू नॉट ओमेगा. सो क्यू नॉट ओमेगा ये वाला वैल्यू हो गया. यहां पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, करंट मैक्सिमम यहां पे भी होगा, माइनस क्यू नॉट ओमेगा. और ये जो टाइम इंटरवल है बेटा, ये देखे तो ये t इक्वल टू 0 है, और यहां पे जो टाइम होगा कॉस ग्राफ में, यानी 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब t हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो दिस इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, या फिर टाइम पीरियड कैपिटल टी मान ले तो यार डायरेक्ट हम लिख देते ये टाइम पीरियड कैपिटल टी बाई 4, और ये टी बाई 2 हाफ टाइम पीरियड, और ये 3 टी बाई 4, और ये कैपिटल टी हो. जहां पे कैपिटल टी क्या होता है भाई, कैपिटल टी आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी. तो कैपिटल टी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर ओमेगा के टर्म में आ जाएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते बेटा. So write down third question. Question number 3. So third question है, I current flowing through a wire at time t is given by I is equal to 3t square. 3t square, where t is in second and I is in ampere. Find out charge flowing through the wire. Find out charge flowing through the wire in time interval t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड. किसी वायर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो क्या 3t स्क्वायर, t सेकेंड में है, I एम्पियर में है.
तो 0 से 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा ये हमको निकालना है। तो यहां से हम देखिए बेटा इसका इंटीग्रल फॉर्म लेना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। भाई वो क्लास 10th वाला भूल जाओ फॉर्मूला बेटा कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू होगा आई इंटू टी। आई है ये और टी है ये, तो मल्टीप्लाई कर दी। ये तब फार्मूला लगता है जब करंट कांस्टेंट हो। तो जब करंट कांस्टेंट होगा बेटा तो एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट सेम होता है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ करंट वेरी कर रहा है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल का हम चार्ज निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। सो करते हैं इसको। आई को क्या रख देंगे भाई 3t स्क्वायर, सो 3t स्क्वायर dt, ये हो गया हमारा dq। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे बेटा, तो t इक्वल टू 0 से कहां तक 5 सेकेंड तक। तो 0 सेकेंड में तो कोई चार्ज नहीं फ्लो किया होगा, 5 सेकेंड में q सपोज कर ले, वही हमको निकालना है। सो q इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 कट गया, 0 to 5, तो ये क्या हो गया 125 कूलम। तो ये चार्ज फ्लो करेगा बेटा 5 सेकंड में, 0 से 5 सेकंड में 125 कूलम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बेटा। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये बेटा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे दिया जा रहा है बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको निकालना है I एवरेज। एवरेज करंट क्या फ्लो कर रहा है इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। इस टाइम इंटरवल में कितना एवरेज करंट फ्लो कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब एवरेज करंट क्या होगा बेटा, आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया ये निकाल लिया जाए। और चार्ज कितना फ्लो किया ये नहीं दिया, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। चूंकि करंट चेंज कर रहा तो डी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया यहां से निकाला। अब आई इक्वल टू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डी क्यू। इसी को इंटीग्रेट कर दे तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी इक्वल टू 0 में चार्ज 0 फ्लो किया होगा, टाइम टी में चार्ज टी फ्लो किया होगा। बाद में हम टी को ये पुट कर देंगे, टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो किया ये निकालने क्यू चार्ज। सो क्यू इज इक्वल टू आई नॉट कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस। सो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट 0 टू टी,
इंटीग्रेशन में अगर किसी को दिक्कत है बेटा तो मैथमेटिकल टूल्स हमारे वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट पे मैथमेटिकल टूल्स, वहां इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ, तो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ इज इक्वल टू, पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, ये हो गया आई नॉट, इसको ऐसे ही रहने दें। अब माइनस अपर लिमिट पुट किया तो ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, देन माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो माइनस कॉस 0 यानी -1 यानी +1, ये हो जाएगा। सो दिस इज चार्ज फ्लोइंग इन टाइम टी। अब यहां पे हम लिखते हैं बेटा I average is equal to Q2 minus Q1 upon T2 minus T1। तो जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल क्या है भाई, डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो किया ये हमने निकाल लिया, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमारा क्या है बेटा, वो ये रहा, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो गया पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब डेल्टा क्यू चार्ज कितना फ्लो किया, तो आई नॉट और ये हो गया 1 माइनस, यहां पे टाइम टी ये वाला पुट कर दे, कितना, क्योंकि ये देखो हमने चार्ज कहां से कहां का निकाला बेटा, 0 से टी का, तो हमने वो क्यों हटा दिया, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यही होता, और Q2 माइनस Q1, तो Q2 कहां पे लिमिट लेना हमको, ये वाला, और Q1 यहाँ का लिमिट, तो हम 0 से t का ऑलरेडी चार्ज निकाल चुका, ये एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो अब ये जो t है हमको ये पुट करना, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा। सो ये cos पाई बाई 2 cos 90 0 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया हमारा 2 ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा भाई हमारा एवरेज करेंट। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन था बेटा, और इसको जब आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर आता ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एवरेज करंट निकालने के लिए पूरा डेरिवेशन करा गया, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, देयर इज अ हॉलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर, outer radius 20 centimeter. Current density, आगे लिखो, current density along the length of solid portion of conductor is 5 into 10 to the power 6 ampere per meter square. Find out current flowing through
हॉलो सिलेंडर, कह रहे बेटा एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस कितना भाई 10 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्रॉस सेक्शन सॉलिड पोर्शन यही, तो इसी में करंट फ्लो करेगा। ये रीजन जो है, इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें जो करंट डेंसिटी है वो दिया हुआ हमको, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी दिया हुआ अलोंग द लेंथ ऑफ हॉलो सिलेंडर 5 × 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस हॉलो सिलेंडर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको निकालना है। तो I इज इक्वल टू J इंटू ए, भाई J इक्वल टू I अपॉन ए, तो I इक्वल टू J इंटू ए। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म, बेसिकली हम देखें तो फार्मूला यही लगा रहे बेटा। तो J और A ये दोनों सेम डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया J DA cos 0। अब चूंकि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो DA का इंटीग्रेशन क्या होगा A हो गया, तो I इक्वल टू J इंटू A। सो J कितना दिया हुआ भाई 5 × 10⁶ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर यानी 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। करंट डेंसिटी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो बाहर का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अंदर का पाई R1 स्क्वायर, तो जो सॉलिड पोर्शन का एरिया होगा बेटा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 10⁶ पाई, ये क्या हो गया 0.04 माइनस 0.01, सो ये हो गया 5 पाई × 10⁴। इसका 100 ले लिया अंदर भेज दिया बेटा, तो 4 माइनस 1, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा तो 3 5 15, 15 पाई × 10⁴ एम्पियर, यह आंसर हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 150 पाई किलो एम्पियर, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे भी दे सकता है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया बेटा कि एग्जाम में घबराना नहीं। ये क्या लिखा किलो एम्पियर, किलो मीन्स 10⁻3। अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा इस टॉपिक का, फिर आज का क्लास एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। सो राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन देने जा रहा है दिस इज फॉर IIT एडवांस्ड एंड नीट। IIT एडवांस्ड का नीट में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, IIT एडवांस्ड और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन current density in a wire is given by J is equal to J naught R, where R is distance from the axis of wire and radius of wire is capital R. Find out total current flowing through the wire.
तो क्या करो बेटा, एक वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ कैपिटल आर, और ये इसका एक्सिस दिखा दे, रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है। कह कि करेंट डेंसिटी जे नॉट आर है, जहां आर क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये आर ले ले हम। यहां पे जो करंट डेंसिटी अलोंग द वायर अलोंग द एक्सिस जे, और वो जे क्या, जे नॉट आर। तो अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होता तब तो बड़ा आसान था बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाता, जे इंटू ए, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन क्या, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ करंट डेंसिटी देखें 0, और यहाँ सरफेस पे कितना हो गया, जे नॉट, यानी करंट डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन से होगा, करंट डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, जे डॉट डी ए। तो जे डी ए कॉस 0, कॉस 0 क्या बेटा, जो जे का डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर, क्रॉस सेक्शन के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा। अब ये डी ए कितना लेना, तो जे हम कहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे फ्रंट में दिखा रहे बेटा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिखा रहे, ये एक्सिस यहां से पास कर रहा है। तो हम क्या करें कि एक आर रेडियस का एक रिंग कंसीडर करें जिसका विड्थ डी आर है। विड्थ क्या है, डी आर। तो ये जो डी आर विड्थ वाला एक रिंग बन रहा है बेटा, इसमें तो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि भाई इनर सरफेस पे देखे तो करंट डेंसिटी क्या होगा, जे नॉट आर, और आउटर सरफेस पे देखे तो जे नॉट आर प्लस डी आर। इनर सरफेस पे जो करंट डेंसिटी होगा, जे इज इक्वल टू इनर सरफेस पे इस रिंग के, ये जो रिंग लिया है वो होगा जे नॉट आर, और आउटर सरफेस पे चले जाएंगे तो जे आउटर क्या हो जाएगा, जे नॉट आर प्लस डी आर, और डी आर क्या टेंड्स टू 0, तो इसको हम कह सकते हैं जे नॉट आर, यानी करंट डेंसिटी इस शेडेड पोर्शन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, जहां जे क्या है, जे नॉट आर, जे नॉट आर, इस रीजन में करंट डेंसिटी यही है, और डी ए क्या है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा बेटा, इनटू 2 पाई आर डी आर। ये कैसे निकाला, तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू, वो जो डी ए लिखा हुआ, पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ऐसा जनरली स्टूडेंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि लोअर क्लासेस में क्लास 8 वगैरह में ऐसे ही हमने निकाला था, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आ गया जो हम निकालने जा रहे हैं बेटा, लेकिन वो बड़ा लेंदी होगा। तो खैर हम करके दिखा देते, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये आ गया पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर।
अब डी आर क्या है बेटा, टेंड्स टू जीरो है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एरिया कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। ये क्यों नेग्लेक्ट किया अभी हम समझा दे रहे, यहां पे दिखा रहे हैं, देखो डी आर कॉमन हो गया, तो ये हो गया पाई कॉमन हो गया और डी आर कॉमन हो गया, बेटा ये तो कॉमन हो गया ना, पाई डी आर, तो यहां क्या बचेगा, डी आर प्लस यहां क्या बचेगा, 2r। तो 2r में dr ऐड करें या ना करें उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लेजिबल बेटा, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और ये नेग्लेक्ट कर दिया तो अब देखो क्या आ गया, 2 पाई आर डी आर। सो दिस इज द आंसर। तो इस मेथड से सॉल्व करोगे तो इतना लंबा चौड़ा हमको करना होगा। इसका एक सिंपल मेथड, हम क्या करें, ये जो रिंग है इसको यहां से कट कर दे और यहां से कट करके इसको स्ट्रेच कर दे। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ होगा 2 पाई आर, और विड्थ क्या होगा भाई, ये विड्थ डी आर, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई आर डी आर, ये आ गया 2 पाई आर डी आर। सो दिस विल बी एरिया। तो ऐसे वहां पे वो लिखा है। अब हम इसी को इंटीग्रेट कर दें, हमने जो इस एलिमेंट से करंट निकाला था बेटा उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, R इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से I। सो I इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट क्या क्या वो निकाले थे, 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन R स्क्वायर डी आर 0 टू कैपिटल R, ये हमको करना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, R क्यूब बाई 3। सो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई जे नॉट इंटू R क्यूब बाई कैप बाई 3, ये लिमिट वगैरह हमने सारा पुट कर दिया बेटा, तो ये आ गया 2 पाई जे नॉट R क्यूब बाई 3। दिस विल बी आंसर। तो ये आज का लेक्चर हो गया बेटा। सो लेट अस स्टॉप द लेक्चर हियर, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन you stay happy, stay focused on your studies, do hard labor. Bye bye, sayonara, Godspeed and bon voyage.